हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य विजन्स। सो आप लोग कैसे हो? मुझे आशान्वित होगी आप सब पहले की भांति स्वस्थ, मजे में और निरंतर पूर्वक अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आपको ज्ञात होगा कि हम अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी की एक लंबी यात्रा पर निकले हुए हैं, जिसमें से हमने दो पार्ट पर विस्तार से चर्चा की है। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के मैकेनिक वाला चैप्टर पढ़ा था, जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी से ही कोरिलेटेड था। इसमें हमने ऑर्बिट्स आई मीन मोशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें सर्कुलर ऑर्बिट वगैरह आए थे। और सेकंड पार्ट में हमने ऑर्बिट के बारे में पढ़ा था, जैसे लो अर्थ ऑर्बिट हो गया, आपका मिडल अर्थ ऑर्बिट होगी, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगी, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होगी, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट होगी और हाई अर्थ ऑर्बिट होगी। इनके विषय में हमने चर्चा की थी। और एक वीडियो में मैंने इसरो और उससे संबंधित शाखाएं भी बताई थी, वो भी हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड था। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आज की वीडियो में हम स्पेस टेक्नोलॉजी की नेक्स्ट पार्ट 3 पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और हमारा जो आज का जो टॉपिक होएगा वो मुख्यतः आज हम रॉकेट इंजन के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में? रॉकेट इंजन के बारे में। क्लियर? रॉकेट इंजन क्या होता है और ये लॉन्चिंग व्हीकल में कौन कौन से स्टेज में यूज होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। लॉन्च व्हीकल के बारे में भी मैं भी आज स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट वीडियो में। लॉन्च व्हीकल उसे बोलते प्रक्षेपण यान होता है, जो कि उपग्रह को पृथ्वी से ले जाकर उसकी निर्धारित कक्षा में उसको स्थापित कर देता है। ठीक है, हम चर्चा करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको पता होगा कि जो इंजन होते हैं वो मुख्यतः दो टाइप के होते हैं। ऑन द बेस ऑफ इंजन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका जेट इंजन और एक होता है आपका रॉकेट इंजन। दोनों में अंतर क्या है? देखो, जो भी कोई इंजन होता है, इंजन क्या काम करता है? फ्यूल लेकर फ्यूल लेता है और ऑक्सीजन लेकर, जब फ्यूल और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो एक कंबस्ट होता है, दहन होता है, और उससे क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है, हीट रिलीज करता है। क्लियर मेरे फ्रेंड? और फिर वही हीट होती है, वो ही सिस्टम पर काम करती है। सिंपल सी लैंग्वेज है भाई, किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की और ऊष्मा की जरूरत होती है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? इंजन्स में क्या होता है? फ्यूल होता है, और जब वो फ्यूल बर्न कब करेगा? जब उसे ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन और फ्यूल मिलकर ये आपस में क्या करते हैं? बर्न होते हैं, जलते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है तो कोई भी सिस्टम अपना कार्य स्टार्ट करता है। तो जेट इंजन में क्या होता है? जो जेट इंजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में काम करता है। किस में काम करता है? एटमॉस्फेयर में। ठीक है। कि जेट इंजन का जो यूज होता है, आपको या तो आपने देखा होगा, जो एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, एरोप्लेन के विंग्स में जेट इंजन ही यूज होता है। ये जेट इंजन क्या करता है? इसमें जो फ्यूल होता है तो केरोसिन ऑयल होता है। अब जब उसके टरबाइन ऐसे इस तरह से चलते हैं तो ये बाहर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं। जब फ्यूल और ऑक्सीजन का आपस में मिल जाता है तो जब दहन होता है, कंबशन प्रोसेस होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड? तो याद रखना हमेशा, जो जेट इंजन का जो यूज होता है वो एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि 100 किलोमीटर से नीचे। ठीक है, 100 किलोमीटर से नीचे किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को हमने उड़ाना होगा तो उसमें कौन सा इंजन प्रयोग करेंगे हम? जेट इंजन करेंगे। इसमें फ्यूल तो ऑलरेडी रहेगा ही, लेकिन फ्यूल ये ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा। तो जो जेट इंजन का जो यूज होता है, ये 100 किलोमीटर से नीचे अगर हमें किसी भी चीज को उड़ाना है, कि उसका फ्लाइट कराना है तो उसमें इस इंजन का यूज होता है। इसके एग्जांपल एरोप्लेन हो गया। एरोप्लेन में हमेशा याद रखना जेट इंजन का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है? जेट इंजन का। और आपकी क्रूज मिसाइल होगी। क्रूज मिसाइल क्या होती है, इस पर तो हम डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको विजिबल हो गए? मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, कोई नहीं, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, एरोप्लेन हो गया और आपका क्रूज मिसाइल हो गया। मैं बोल देता हूँ क्रूज मिसाइल हो गया।
क्रूज मिसाइल हो गया, ठीक है। उनमें क्या होता है, जेट इंजन। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि जेट इंजन का यूज एटमॉस्फेयर में फ्लाई होने वाले सिस्टम में होता है, जैसे एरोप्लेन हो गया और क्रूज मिसाइल हो गया। लेकिन जो रॉकेट इंजन होते हैं उसका जो यूज होता है जब हम एटमॉस्फेयर से अबव, आई मीन आपको पता होगा कि ये लेट्स सपोज ये हमारा अर्थ सरफेस है, 100 किलोमीटर पर एक लाइन खींची हुई है जिसे बोलते हैं हम कार्बन लाइन, और उस कार्बन लाइन के ऊपर मतलब यहाँ पर, यहाँ से क्या हमारा स्टार्ट हो जाता है, स्पेस स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पेस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर क्या रहता है, माइक्रो ग्रेविटी। क्या रहती है यहाँ पर, माइक्रो ग्रेविटी रहती है। जब 100 किलोमीटर के ऊपर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ेगा तो ऑब्वियस है कि वहां पर बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की तो कमी होएगी ही होएगी, ऑक्सीजन तो रहेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसको एटमॉस्फेयर से बाहर जाना है। क्लियर। तो इस इनमें कौन सा यूज होता है, रॉकेट इंजन यूज होता है। इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके लॉन्चिंग व्हीकल्स। इसके कौन कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे, लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। लॉन्चिंग व्हीकल क्या होते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल्स वे व्हीकल्स होते हैं जो पृथ्वी से सैटेलाइट्स को ले जाते हैं और पृथ्वी की जो निर्धारित कक्षाएं होती है एलईओ एमईओ जिसमें भी उसको पहुंचाना है वहां पर ये पहुंचाने का काम करता है लॉन्चिंग व्हीकल। इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लॉन्चिंग व्हीकल हो गया, और एक आपकी बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इनमें किसका यूज होता है, रॉकेट इंजन का यूज होता है। लॉन्चिंग व्हीकल और जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं इनके पास ऑक्सीजन नहीं होता है क्योंकि इनको एटमॉस्फेयर से बाहर उड़ना है। तो एटमॉस्फेयर से बाहर उड़ने के लिए इनके अंदर पृथ्वी से ही एक ऑक्सीडाइजर्स फिट कर दिया जाता है ताकि उसको ऑक्सीजन की निरंतर पूर्वक सप्लाई होती रहे। अभी तक की चर्चा का सार ये है कि ऑक्सीजन के आधार पर हम इंजनों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक आपका जेट इंजन, दूसरा आपका रॉकेट इंजन। जेट इंजन का प्रयोग वायुमंडल में कहने का भाव है कि 100 किलोमीटर से नीचे अगर हमें फ्लाई उड़ना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लाई करनी है, तो हम उसमें जेट इंजन का प्रयोग करेंगे। जेट इंजन में क्या होता है कि ये अपना फ्यूल जो ऑक्सीजन होता है ये एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है। फ्यूल तो ऑलरेडी इसमें रहेगा ही। जब फ्यूल और ऑक्सीजन का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा, जब ये क्या होगा, कंबशन होएगा, इसमें जल दहन होएगा, और दहन होने के पश्चात ये इसमें क्या हीट बनने स्टार्ट होगी जिससे फिर सिस्टम अपना काम करेगा। रॉकेट इंजन क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर से बाहर आई मीन स्पेस में उड़ने का काम करता है। ऑब्वियस है कि 100 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की कमी होगी और किसी भी सिस्टम को बर्न होने के लिए फ्यूल के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो इसको पृथ्वी से ही, अर्थ से ही इसके सिस्टम में हम क्या फिट कर देते हैं, एक ऑक्सीडाइजर फिट कर देते हैं ताकि इसको निरंतर पूर्वक ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती रहे और फ्यूल मिलता रहे जिससे ये अपना निरंतर पूर्वक कार्य करता रहे। इतनी बात स्पष्ट। सो आज हमें बेसिकली रॉकेट इंजन के विषय में ही पढ़ना है। इसके विषय में हम डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले में पार्ट में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना ध्यान में रखना है कि क्या जेट इंजन का प्रयोग एरोप्लेन और क्रूज मिसाइल में होता है और रॉकेट इंजन का प्रयोग लॉन्चिंग व्हीकल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स में होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, सो करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्ट, रॉकेट इंजन। रॉकेट इंजन रॉकेट इंजन इसका मतलब रॉकेट इंजन जो होता है हमारा, रॉकेट इंजन जो होता है ये स्पेस में उड़ने का काम करता है। क्या स्पेस का मतलब है 100 किलोमीटर के बाहर। अगर एक और लैंग्वेज में कहूँ तो एटमॉस्फेयर के बाहर जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। रॉकेट इंजन भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, सॉलिड प्रोपेलेंट
इंजन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, ठोस प्रणोदक इंजन, ठोस प्रणोदक इंजन। क्लियर। रॉकेट इंजन के दो टाइप होते हैं, एक होता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, एक होता है लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन। ठीक है माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले इसका यूज देखो कहाँ कहाँ होता है। इसका जो यूज होता है SLV3। अब ये मत कहना ये क्या है, ये एक लॉन्चिंग व्हीकल है जिसके विषय में हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके जितनी भी स्टेज होती है 1 to 4 स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन की यूज होता है। ASLV इसकी 5 स्टेज होती है, 1 to 5 स्टेज में इसी का प्रयोग होता है। एक PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इसकी पहली और तीसरी, फर्स्ट और थर्ड स्टेज में SLV का यूज होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और एक होता है आपका LVM3। ठीक है, इसका न्यू नेम LVM3 है, ये GSLV M के संस्करण 3 है, इसका न्यू नेम LVM3 है। क्लियर। इसकी पहले और दूसरी स्टेज में इसका यूज होता है। ठीक है माय डियर फ्रेंड। और ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं, 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 5। SSLV की पहली 1 से लेकर मतलब पहली दूसरी और तीसरी स्टेज में इसका यूज होता है। पहले तो ये इनका यूज है, बेसिक सा आइडिया आप रखिए, वैसे जब हम लॉन्चिंग व्हीकल में पढ़ेंगे तब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पहली और फोर्थ स्टेज में इसका यूज हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि क्या सबकी जो फर्स्ट जो स्टेज है इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन यूज हो रहा है, क्यों रहा है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म में अभी के लिए जान लीजिएगा। अगर आपको ये पता भी नहीं लग रहा है तो कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक इन पर चर्चा नहीं की है। स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ते हो यही सबसे बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी आते हैं और सभी टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जब हम स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीटली पढ़ लेना तब आपके दिमाग में इसके प्रति अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, बीच बीच में तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं, फर्स्ट टाइम में मे भी क्लियर नहीं हुई। एक बार स्पेस टेक्नोलॉजी के कुछ वीडियोस आई मीन कुछ टॉपिक्स बचे हुए हम विस्तार से सब पे चर्चा कर ले, और अब सभी वीडियो को देखना, फिर फील करना कि क्या आपको स्पेस टेक्नोलॉजी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, अच्छी नॉलेज हुई है। अभी तो हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन का यूज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 में होता है, पहले चारों स्टेज में। ASLV एल्यूमिनेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स पहले 5 स्टेज में। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पहली और तीसरी स्टेज में होता है। LVM होता है लॉन्च व्हीकल मिशंस होता है। ठीक है, और ये SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, इनमें इसका प्रयोग होता है। क्लियर माय फ्रेंड। अब इसमें फ्यूल देखो क्या क्या होता है। अब सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन एक प्रकार का रॉकेट इंजन है। देखो इसमें फ्यूल देखते हो, लेट्स टेक सपोज ये आपका क्या है, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन है। इसमें एक फ्यूल होता है HTBP, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। मेरे साथ बोलो, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। क्लियर माय डियर फ्रेंड। और ये रॉकेट इंजन है तो इसमें एक ऑक्सीडाइजर भी रहता है, तो उस ऑक्सीडाइजर का क्या नाम है, एमोनियम पर क्लोरेट, एमोनियम पर क्लोरेट। ठीक है, HTBP हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन रहता है इसमें, ऑक्सीडाइजर रहता है इसमें एमोनियम पर क्लोरेट।
जब ये आपस में बर्न होते हैं बर्न होने के बाद ये नीचे थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? थ्रस्ट। बहुत ही स्पेसिफिक इंपल्स का थ्रस्ट होता है। अब जैसे ही ये नीचे धक्का देगा तो न्यूटन का थर्ड लॉ काम करेगा, क्योंकि ये आपस में बर्न होंगे। बर्न होने के बाद, जलने के बाद हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो ये नीचे की तरफ क्या करेंगे? थ्रस्ट उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे? थ्रस्ट। स्पेसिफिक इंपल्स का, विशिष्ट आवेग का थ्रस्ट होएगा। अब जैसे ही ये नीचे की तरफ थ्रस्ट होएगा तो ऊपर की तरफ हमारा जो रॉकेट होएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध प्रक्षेपित होएगा, उड़ने लगेगा। सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन में मुख्य बातें क्या याद रखनी है आपको इसमें? तो कौन सा फ्यूल यूज होता है? ये आपका क्या फ्यूल है, याद रखना। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन होता है ये, और इसमें ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइजर अमोनियम परक्लोरेट होता है, जो कि इसको निरंतर रूप से ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। अब जैसे इसको ऑक्सीजन और फ्यूल मिलेगा तो ये इसमें हीट बननी स्टार्ट हो जाएगी, और वो हीट स्पेसिफिक इंपल्स से थ्रस्ट उत्पन्न करेगी और ऊपर की तरफ जाएगा रॉकेट हमारा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। इज क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? सो ये था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ इंजन, सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन। मैंने आपको इसका यूज बता भी दिया है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स 3 में इसके सभी स्टेजेस में होता है, एसएलवी के भी सभी स्टेजेस में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इंजन के विषय में बात कर लेते हैं आपका। अब ध्यान से समझिएगा, क्या जो सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है ना, इसे ऑन और ऑफ नहीं किया जा सकता है। जैसे अब आपको खुद ही एग्जांपल समझो, क्या कोयला होता है, आप उसको आपने एक बार उसको जला दिया, अब उसको जितनी हीट मिली है, क्या आप उसे बंद और ऑफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। ये सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन होता है तो हम इसे बंद ऑन और ऑफ नहीं कर सकते हैं। सेकंड प्रोपेलेंट इंजन कौन सा होता है आपका? लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन। लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन, हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव प्रणोदक इंजन। ठीक है, चल इसमें भी देखो, फ्यूल होता है इसमें, फ्यूल अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। बोलो मेरे साथ, अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। एक बार और, अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये इसमें फ्यूल यूज होता है। और इसमें ऑक्सीडाइजर कौन सा यूज होता है? नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। कौन सा यूज होता है? नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, N2O4 बोलते हैं इसे हम, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। क्लियर माय डियर फ्रेंड? ये आपका लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन, द्रव प्रणोदक इंजन। इसमें क्या, इसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। क्लियर, इसको हम ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे ही सैटेलाइट, आपको ज्ञात होगा कि कोई भी जो सैटेलाइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट तक ही जा पाता है। उसको मिडल अर्थ ऑर्बिट जीईओ जीएसओ तक पहुंचाने के लिए हम इसी लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हमारे जो सैटेलाइट में दो तरह की मोटर्स होती है। एक तो होती है आपकी सोलर एनर्जी वाली, और एक होती है मोटर फ्यूल वाली। मोटर फ्यूल वाली उसको हम नीचे से रेगुलेट कर सकते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हुए ही इसकी मोटर फ्यूल को ऑन और ऑफ कर कर इसको निर्धारित कक्षा में या एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भी हम चेंज कर सकते हैं। साइंटिस्ट करते हैं। क्लियर, उसमें इस इंजन का बहुत ही प्रयोग होता है, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसे हम ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। जब ऑन कर देंगे तो हमें, अगर हमें किसी भी सैटेलाइट की क्या चेंज करनी होगी, ऑर्बिट चेंज करनी होगी, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड? इसे हम एक और पार्ट 2A बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इस इंजन को हम विकास इंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकास इंजन। क्योंकि इस
इंजन का जो निर्माण था ना वो इसरो के नाम्बी नारायण साइंटिस्ट की टीम ने मिलकर किया था। नाम्बी नारायण की जो टीम थी ये अर्जेंटीना नामक देश में गए हुए थे और बहुत बड़ी स्पेस एजेंसी थी वहां पर ये गए हुए थे, तो वहां के साइंटिस्ट ने इनको आने के लिए मना कर दिया था, लेकिन फिर भी ये किसी कारणवश उस स्पेस एजेंसी में जाकर गए थे और वहां पर जाने के पश्चात उन्होंने इस सॉलिड लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी को सीखा था। उनसे पूछा था, देखा दुखा था और उनको आइडिया हो गया था। फिर उनको लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन को बनाने के लिए बहुत अत्यधिक पैसे की आवश्यकता थी और उस पैसे की जो पूर्ति थी वो विकास ने कराई थी, विक्रम साराभाई ने कराई थी। इसीलिए विक्रम साराभाई ने कराई थी, इसलिए इसको हमने विकास इंजन का नाम दिया है। ठीक है, ये आपका विकास इंजन। एक और होता है आपका, अच्छा इसके यूज तो मैंने बताया नहीं, इसका यूज होता है PSLV और LVM3 के सेकंड स्टेज में होता है, सेकंड स्टेज में होता है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन का प्रयोग, इसमें फ्यूल होता है अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल, इसमें फ्यूल ही इंपॉर्टेंट पूछता है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं अपना लिक्विड प्रोपेलेंट इंजन 2B। एक और होता है हमारा, इसको कोई नाम नहीं दिया गया वैसे, इसमें जो फ्यूल होता है वो होता है MMH, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। क्या होता है? मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। और इसमें फ्यूल होता है मोनेक्स। ठीक है, मोनो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। MMH होता है मोनो मिथाइल हाइड्रा जी। क्या माय डियर फ्रेंड, और इसका जो प्रयोग होता है PSLV की फोर्थ स्टेज में होता है, PSLV की फोर्थ स्टेज में होता है। इज इट क्लियर? वो आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल देता हूँ, मोनोमिथाइल हाइड्रोजन, ये क्या, ये आपका ऑक्सीडाइजर है और ये आपका क्या है? फ्यूल है, MMH मोनोमिथाइल हाइड्रोजन। क्लियर? ये दो टाइप के आपके ये रॉकेट इंजन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और टॉपिक, दो इंजन के विषय में और पढ़ेंगे, क्रायोजेनिक इंजन और एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन। मैं सिर्फ कर देता हूँ। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक तीसरे टाइप का हमारा इंजन था क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन, क्रायो का मतलब होता है लो टेम्परेचर, क्रायो मींस लो टेम्परेचर, क्रायो का मतलब लो टेम्परेचर। एक ऐसा इंजन जो लो टेम्परेचर पर कार्य करता है, दैट इज कॉल्ड क्रायोजेनिक इंजन। ध्यान से समझिएगा, ये इस प्रकार का होता है कुछ। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, इसमें फ्यूल होता है आपका लिक्विफाइड हाइड्रोजन, लिक्विफाइड हाइड्रोजन। अब एक बात बताइए मुझे, क्या हाइड्रोजन जो गैस होती है या नेचर में किस रूप में पाई जाती है? हमें गैस में। क्लियर? जब हम इसको हाईली कंप्रेसिव कर देंगे तो ये किस स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी लिक्विड फॉर्म में। जैसे आपका LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो पेट्रोलियम गैस होती है, अगर उसको हम लिक्विफाइड कर दे, लिक्विफाइड का मतलब उसको बहुत ज्यादा ठंडा कर दे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लिक्विफाइड। ऐसे हाइड्रोजन का अगर हमने -253
-253 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या किया, इसका कम किया। क्लियर, हाइड्रोजन को लिक्विड फाइल में बदलने के लिए इसमें हमने ये यूज किया। क्लियर, और -183 डिग्री सेल्सियस पर हमने LOX लिक्विफाइड ऑक्सीजन का यूज किया। इसमें हमने लिक्विफाइड ऑक्सीजन का हमने प्रयोग किया है। ठीक है, इसमें फ्यूल -253 डिग्री सेल्सियस लिक्विफाइड हाइड्रोजन लिक्विफाइड ऑक्सीजन का हमने इसमें यूज किया। अब यूज कराने के पश्चात हमने इस प्रकार का एलॉय लिया है। ठीक है, और एक संतुलित मात्रा में यहाँ से क्या आएगा, फ्यूल आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएंगे। फ्यूल ऑक्सीजन आने के पश्चात यहाँ पर क्या होएगा, कंबशन का प्रोसेस होएगा। क्या होएगा, कंबशन, दहन होएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब जैसे ही दहन होएंगे तो इनका जो टेम्परेचर चला जाएगा वो 600 से 700 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, हो जाएगा। क्लियर, अब जैसे ही ये टेम्परेचर इतना अत्यधिक होएगा तो ये नीचे की ऊपर क्या करेगा, थ्रस्ट उत्पन्न करेगा। थ्रस्ट देने के बाद फिर ये न्यूटन के थर्ड लॉ के अधीन ऊपर कार्य करेगा। यही है आपका क्रायोजेनिक इंजन। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब इसके सामने क्या क्या चैलेंज है, जो इसका ये पावर पंप है, यहाँ पर पावर पंप, यह पावर पंप होता है। पावर पंप आपको ज्ञात होगा ना, चाहे आपने पेट्रोल भराते हो यार, पेट्रोल भराते हो तो जो पेट्रोल भरने वाला वो ऑन ऑफ करता है, इसको पावर पंप। अब ये पावर पंप हम जितना दबाएंगे तो उतना ही इसमें से ऑक्सीजन आएगा, और ये उतना ही इसमें लिक्विफाइड हाइड्रोजन आएगा। जब फ्यूल ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे तो कंबशन का प्रोसेस होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, नीचे से एक स्पेसिफिक इंपल्स के साथ हीट उत्पन्न होगी और ये रॉकेट उड़ना स्टार्ट कर देगा। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ऊपर जाएगा वहां पे। अब हमारे सामने इसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हुए, तो जो ये रोड है ये स्पेसिफिक एलॉय की मिलकर बनी हुई होनी चाहिए। क्योंकि यार -83 183 आ रहा है और यहाँ पर 700 आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें एक विशेष प्रकार का एक महत्वपूर्ण एलॉय की आवश्यकता है। और एक दूसरी बात है कि हमें इनका एक सिंपल एक बैलेंस रेशियो में इसका यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइजर ज्यादा आ गया और फ्यूल आया ही नहीं। अब जैसे हवन करा रहे हैं, हवन में हमने सामग्री सामग्री डाल दी, उसमें घी नहीं डाला तो धुआं तो उठेगा ही। इसी प्रकार से इसमें ऑक्सीडाइजर या फ्यूल ही फ्यूल आ गया तो ये अपना काम तो करेगा ही नहीं। तो इसको एक सिंपल बैलेंस रेशियो में इसको मेंटेन करना भी एक अपने आप में एक चैलेंजिंग प्रोसेस है। इसके सामने क्रायोजेनिक इंजन के सामने सिर्फ दो ही क्या है चैलेंजेस है, जो मैंने आपको बताया। तो एलॉय से रिलेटेड है और एक एलॉय से रिलेटेड और एक इसमें बैलेंस रेशियो में ऑक्सीडाइजर और फ्यूल का होना। अब इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, आप सुन लेना, अगर आपको लिख रहे हो तो कॉपी पेन निकाल के लिख लेना। ठीक है, 1990 के दशक में रशिया ने भारत को 7 क्रायोजेनिक इंजन दिए थे, जिसमें से 5 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हमने अपने GSLV Mk1 में प्रयोग किया था। बचे हुए 2 क्रायोजेनिक इंजन को हमने उसकी टेक्नोलॉजी को देखा था कि किस प्रकार से बना है, और उसकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम के तहत हमने अपना स्वदेशी अपने खुद देश का क्रायोजेनिक इंजन बनाया था। क्रायोजेनिक इंजन 7.5 और क्रायोजेनिक इंजन 2.5 हमने अपने देश का बनाया था। और क्रायोजेनिक इंजन 7.5 का जो प्रयोग है वो हमने जी सेट में किया था। जी सेट 40 में टेलीकम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट में किया था। क्लियर, और फिर हमने क्रायोजेनिक इंजन 20 और 25 का भी निर्माण किया। ये स्वदेशी हमारे पास जो है 3 प्रकार के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। एक क्रायोजेनिक इंजन आपका 7.5, एक क्रायोजेनिक इंजन 20 और एक क्रायोजेनिक इंजन 25 है, जो हमने अपना PSLV आई मीन कौन कौन सी डेट थी वो लॉन्च में ध्यान नहीं आ रहा। अभी हमने कुछ रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसमें हमने क्रायोजेनिक इंजन 25 का प्रयोग किया और लोगों ने उसको बाहुबली का नाम दिया है। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ LVM-3C65 ऐसा ही कुछ नाम है, और वो अमेरिका की USA की AST मोबाइल कंपनी का सैटेलाइट है। उसमें हमने क्रायोजेनिक इंजन अपना 25 यूज किया। तो ये हमारे एक उपलब्धि है कि हमारे पास इसरो का सबसे महत्वपूर्ण बहुत ही खतरनाक इंजन है क्रायोजेनिक इंजन 25।
ठीक है, जो हैवी सैटेलाइट्स को लेकर उसके निर्धारित कक्षा में प्रक्षेपित कर रहा है। ये था हमारे क्रायोजेनिक इंजन का थोड़ी सी हिस्ट्री। ठीक है, इसमें इतने लिखने की कोई बात नहीं, अगर आप समझ गए होंगे तो बेटर है। सिंपल सी लैंग्वेज में है। 1990 में रशिया ने हमको 7 क्रायोजेनिक इंजन दिए, उसमें से 5 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हमने अपने GSLV Mk1 में किया था। बचे हुए 2 क्रायोजेनिक इंजन के हमने उसकी टेक्नोलॉजी को देखते हुए क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम के तहत हमने अपने स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन 7.5, क्रायोजेनिक इंजन 20 और 25 का हमने निर्माण किया, जिसका प्रयोग हम अपने विभिन्न उपग्रहों को लॉन्च करने में कर रहे हैं। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, तो ये था आपका क्रायोजेनिक इंजन। अब सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विषय में और बात कर लेते हैं। और सेमी क्रायोजेनिक इंजन ध्यान से समझिएगा, वही है। इसमें कौन सा फ्यूल यूज किया जाता है? मैंने आपको क्रायोजेनिक इंजन का यूज नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। जो क्रायोजेनिक इंजन का जो प्रयोग है वो LVM3 में किया जाता है। LVM3 में किया जाता है, उसके द्वितीय चरण में, सेकंड फेज, सेकंड थर्ड स्टेज। ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल होता है इसमें केरोसिन ऑयल। इसमें जो फ्यूल होता है क्या होता है? केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल। और इसमें ऑक्सीडाइजर्स कौन कौन से होते हैं? LOX2 लिक्विफाइड हाइड्रोजन इसमें यूज होता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन में। सो ये था सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसका जो प्रयोग है वो NGLV में किया जाएगा। अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स अभी आया नहीं है, ये लाया जाएगा और ये PSLV GSLV को प्रतिस्थापित करेगा। क्लियर माय डियर फ्रेंड? लॉन्च व्हीकल के विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और दूसरों को भी ये सूचनाएं निरंतर पूर्वक पहुंचाते रहिए। थैंक यू दोस्तों।